मैं हूं दातू मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और मैं मलेशिया से आपसे मुखातिब हूं। आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पाकिस्तान। कि पाकिस्तान में आज जो ऑडियो लीक और वीडियो लीक हो रही है उससे बिल्कुल ये मुताबिकत रखता है। और ये चैनल चूंकि टेक्नोलॉजी का है तो हमारा फोकस बहुत ज़्यादा होगा इस बात पे कि जो पेगासस है सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है और वो सॉफ्टवेयर क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, अ, और किस किस्म का है, कब बना। तो हम एक बहुत ही एक व्यू लेंगे जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड, या आप ये कह लें कि जो स्पाईवेयर्स होते हैं या जो हैकिंग करते हैं सॉफ्टवेयर्स, वो क्या होते हैं, उससे हम इसको प्रोग्राम को करेंगे। रादर देन हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे जाएं कि वो पाकिस्तान के रेफरेंस में ऑडियो लीक हो रही हैं, वीडियो लीक हो रही हैं, वो कैसे हो रही हैं, वो हम आखिर में बिल्कुल एक छोटा सा टच करेंगे कि ये सारा जो सॉल्यूशन है ये कहाँ एंड करता है और क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, कि क्या सर्वर्स हैक हुए या नहीं हुए या खुद से लीक हो रही हैं। तो इसको थोड़ा सा हम आप बिल्कुल आखिर में टच करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देखें कि ये जो सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है ये क्या है। और यही एक सॉफ्टवेयर नहीं है, इस तरह के 10-15 और सॉफ्टवेयर्स हैं जो मोबाइल के जो स्पाईवेयर्स हैं वो मौजूद हैं इस दुनिया में। लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर है जो सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। मसलन इस वक्त तक जो सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर का मोबाइल के ऊपर मौजूद है वो ये सबसे बेहतरीन है। मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पेगासस का बताता हूँ। पेगासस इज बेसिकली अ कंपनी ऑफ एनएसओ ग्रुप। एनएसओ ग्रुप इज इसराइली बेस्ड कंपनी, और कहने को तो ये एक प्राइवेट कंपनी है लेकिन किसी हद तक ये प्राइवेट एंड गवर्नमेंट टुगेदर है, क्योंकि उन्हें किसी भी कंट्री को देने के लिए बाकायदा अप्रूवल लेनी पड़ती है और ये देखना पड़ता है कि क्या हम ये सॉफ्टवेयर इस कंट्री को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। इस वक्त अगर आप ये देखें कि जो दुनिया में जो साइबर सिक्योरिटी है उसका रैंकिंग क्या है, तो अगर आप वो साइबर सिक्योरिटी की रैंकिंग देखने जाएं तो जो टॉप 5 कंट्रीज में आती हैं उसमें सबसे पहले यूएसए है, यूएसए के बाद इसराइल है, इसराइल के बाद रशिया है, रशिया के बाद चाइना है, चाइना के बाद ईरान है, और उसके बाद जो है वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया और सम ऑफ द अदर यूरोपियन कंट्रीज आती हैं। इसराइल को अगर आप देखें तो इट इज अ सेकेंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर इन दिस स्पेस, और दुनिया में ये वाहिद है जो कि इस लेवल का सॉफ्टवेयर उसने प्रोड्यूस किया है। अच्छा, ये कंपनी जो है ये 2010 में बनी और ये जो सॉफ्टवेयर है ये लॉन्च किया गया। और जब ये लॉन्च किया गया तो उस वक्त इस पे काफी सारी कंट्रोवर्सीज स्टार्ट हो चुकी थी कि जो ये सॉफ्टवेयर है ये क्या है, किस तरह से जो है लोगों को हैक करता है। उनका कहना ये था, यानी एनएसए ग्रुप का, कि ये जी हम जो कंट्रीज के अंदर टेररिस्ट हैं उनको हम ट्रैक करने के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, और जो हम कंट्रीज को देते भी हैं तो उसका रेफरेंस यही है कि हमने टेररिस्ट को जो है ट्रैक करना है। लेकिन जो कंट्रोवर्सीज आती रही हैं अब तक उसके अंदर ये है कि ये सिर्फ टेररिस्ट के लिए नहीं बल्कि ये बहुत सारे लोगों के लिए यूज होता रहा है, जिसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, जिसमें टीवी चैनल्स के लोग हैं, जिसके अंदर आर्मी है, जिसके अंदर एक्टिविस्ट हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको के इस सॉफ्टवेयर के थ्रू मॉनिटर किया जाता है। तो सबसे पहला सवाल तो ये कि हाउ इट वर्क्स, कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे काम करता है पेगासस। अब पेगासस को कहा जाता है कि ये जीरो क्लिक स्पाईवेयर है। अच्छा, जीरो क्लिक स्पाईवेयर होता क्या है, ठीक है, ये समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि 10-15 और भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लेकिन उसके अंदर जो सबसे डिफरेंस है और जिसे हम कहते हैं जीरो क्लिक, यानी जीरो क्लिक का मतलब यह है कि वो कोई क्लिक नहीं, लेकिन कहीं कहीं शायद क्लिक की जरूरत पड़े
कि अगर उसने कोई और अपना प्रोटेक्शन का सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ है मोबाइल के ऊपर, तो उस सूरत में वहां पर वो सवाल जरूर पूछेगा कि क्या मैं ये कॉल आएगी तो आपसे कहेगा गो टू द कॉल। आप सिर्फ कॉल में जाएंगे, बस वो कॉल बंद हो जाएगी, लेकिन आपका पूरा सॉफ्टवेयर जो है पेगासस का वो लोड हो जाएगा। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर जो है ये रैम बेस्ड सॉफ्टवेयर है और ये कंटिन्यूशन के अंदर काम करता है। पहले अपनी की रखता है और फिर उसके बाद ये ऑन एंड ऑफ आता जाता है। मसलन अगर आपके को दोबारा मॉनिटर नहीं करना तो वो वहां रहेगा, लेकिन वो कोई चीज मॉनिटर नहीं करेगा। तो इसका मतलब है ये कॉन्फ़िगर बेस्ड है। हम इसके ऊपर बाद में आएंगे कि इसका कमांड सेंटर क्या होता है, इसको कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है, इसकी किन चीजों के ऊपर कॉन्फ़िगर किया जाता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे काम करता है। तो उसके अंदर इसे कहा जाता है कि ये डे जीरो वर्नेबिलिटीज को यूज करता है। अब ये डे जीरो वर्नेबिलिटी क्या होती है? जब एप्पल अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड करता है, तो अपग्रेड करने के अंदर अंदर उसके जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लूप या बग रह जाता है जिसको कि ये सॉफ्टवेयर यूज करता है, या इसी जैसे और सॉफ्टवेयर जो स्पाईवेयर के हैं वो यूज करते हैं। अच्छा, अब इसमें दो तरह से चीजें होती हैं। एक तो ये कि सॉफ्टवेयर अगर वो ऑलरेडी आपके उसके ऊपर है तो वो आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करने देता है। तो आप जब भी एप्पल जो है आपको सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए भेजता है वो आपको दिखाता ही नहीं है और आपको शो नहीं करता और आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं कर सकते। तो उस सूरत में जो वर्नेबिलिटी ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद है वो उसको यूज कर रहा होता है। नंबर टू ये कि बहुत सारी ऐसी वर्नेबिलिटी है जो डिटेक्टेबल नहीं। मसलन ये कि नॉट 100% वर्नेबिलिटी जो है वो डिटेक्टेबल होती है, क्योंकि ये बहुत ही बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। मिलियंस लाइंस का सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर कहाँ कहाँ वर्नेबिलिटीज है ये जरा सा मुश्किल काम होता है। मैं आपको जब ये टेक्निकल स्क्रीन्स दिखाऊंगा तो आप देख सकेंगे, लेकिन वो मैं क्विकली मूव कर जाऊंगा क्योंकि ये बहुत मुश्किल है एक आम आदमी के लिए समझना कि ये जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है और कैसे इसके अंदर जाया जाता है। तो जब भी ये सॉफ्टवेयर लोड किया जाता है तो ये उस ऑपरेटिंग सिस्टम की जीरो डे वर्नेबिलिटी को यूज करता है। तो जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया जाता है, ये वो कंपनीज हैं जो सबसे पहले जंप करती हैं और ये जाकर देखती हैं कि क्या चेंजेस हुई हैं, कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये एंड्रॉयड में भी है, ये एप्पल में भी है, ये कोई और सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर पीसी का है तो उसके अंदर भी यही चीजें होती हैं कि वो जीरो डे वर्नेबिलिटीज को यूज करते हैं। अच्छा, अब 2016 से अब तक Pegasus has improved significantly। जैसे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंप्रूव हुए, जैसे जैसे कैमरा, ऑडियो, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर आए हैं, उसी तरह से ये सॉफ्टवेयर भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है। और इसके इंप्रूव होने की वजह से जो अब उसकी स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। और यही वजह है कि बहुत सी कंट्रीज इसको अपने नेशनल लेवल के ऊपर यूज कर रही हैं अपने डिफेंस सिस्टम को, और या इसलिए कि लोगों को मॉनिटर या उन लोगों को मॉनिटर किया जाए जो टेररिस्ट हैं। बट ये सही है कि इन बिटवीन द लाइन ये दूसरे लोगों के लिए भी यूज होता है। अच्छा, दूसरा सवाल जो है वो ये है कि ये एक आम मोबाइल के ऊपर कैसे डाला जाता है, कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है। अच्छा, जो बहुत ही नॉर्मल सस्ते किस्म के स्पाईवेयर्स हैं और नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल हैं, उसका एक इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। मसलन ये कि आपको 4 से 5 मिनट के लिए मोबाइल चाहिए होता है जिसके ऊपर आप उसको इंस्टॉल करते हैं। पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको किसी किस्म का कोई मोबाइल का एक्सेस नहीं चाहिए। मसलन ये कि आपको मोबाइल आपकी कस्टडी में नहीं चाहिए, वो उसी शख्स के पास रहेगा और आप उसको इंस्टॉल कर देंगे। अब वो जो इंस्टॉल कैसे करेंगे, एक तो आपके एसएमएस से, कि आपको एक एसएमएस आया, आपने जस्ट उसे देखने के लिए क्लिक किया, उसके ऊपर कोई भी मैसेज होगा, मतलब आपको कोई एक जर्नल मैसेज किसी का होगा, लेकिन उसके पीछे जो इसको कहते हैं स्पूफिंग, यानी आपको एक किसी ऐसे दोस्त की तरफ से या ऐसे किसी
ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एसएमएस आया होगा जो आपसे रिलेटेड है, आप उसे क्लिक करेंगे, एक मैसेज होगा वो बिल्कुल इररिलेवेंट होगा, आप उसको क्लिक करके देख के और वापस चले जाएंगे। लेकिन क्लिक करने की वजह से आपका ये सॉफ्टवेयर जो है पेगासस, ये आपके मोबाइल पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे आपके पास कॉल आई, आपने कॉल रिसीव की, या तो वो कॉल बंद हो गई, लेकिन आपने जब रिसीव की और कॉल बंद हो गई तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। यानी आपने जैसे ही उस कॉल को लिया, यस किया कॉल लेने के लिए, तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। अब वो आपके सॉफ्टवेयर जो है आपके मोबाइल के ऊपर। तीसरी चीज जो है वो आई मैसेजेस हैं, कि आई मैसेजेस के थ्रू भी मैसेज जो आता है उसके थ्रू भी ये इंस्टॉल करते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ एप्लीकेशन या नंबर ऑफ एरियाज है जहां से वो इसको मोबाइल पे आपके रजिस्ट्रेशन इसकी, या आप कह लें उसका पिन और उसके सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट कर सकते हैं। और चूंकि ये बहुत थिन सॉफ्टवेयर होता है और इसकी मेजर मॉनिटरिंग और कॉन्फ़िगरेशन बैक के ऊपर होती है, मसलन ये कमांड सेंटर के अंदर होती है, ये मोबाइल के अंदर नहीं होती है, तो ये सॉफ्टवेयर बहुत थिन होता है और बहुत कम जगह लेता है और कम प्रोसेसिंग लेता है। अच्छा, अब ये कि ये जो है, अगला सवाल ये है कि फिर ये मोबाइल की किन किन चीजों को यूज करता है और क्या कर सकता है, मतलब इस सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी क्या है। तो कैपेबिलिटी के अंदर यह है कि ये आप समझ लें कि जो कुछ आपके मोबाइल के ऊपर है उन सारी चीजों का एक्सेस उसके पास। पहली तो डिवाइस लेवल के ऊपर, तो डिवाइस लेवल के ऊपर क्या है कि उसमें आपकी जो फोन है, यानी आपका जो फोन आ रहा है, जो भी आपका टेलको है उसकी तरफ से, उसकी इन एंड आउट कॉल जो है वो रिकॉर्ड हो रही होती है। इसी तरह से कोई भी मैसेज आ रहा होता है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है डिवाइस पे। आपका कैमरा जो है वो आपकी तरफ से तो आप कैमरा यूज नहीं कर रहे, लेकिन कैमरा आपका चल रहा होगा और इसकी कोई लाइट नहीं आ रही होगी कि कैमरा आपका चल रहा है, और एक्चुअली कैमरा आपका चल रहा होगा। इसी तरह से ऑडियो अगर रिकॉर्ड हो रही है तो आपको नहीं पता चलेगा कि ऑडियो ऑन कर दिया गया है और ऑडियो इस वक्त रिकॉर्ड हो रही है। ठीक। तीसरी चीज जो है वो ये कि जीपीएस। तो ये सॉफ्टवेयर जहां जहां आप मोबाइल लेकर जा रहे होते हैं वहां वहां उस शख्स को पता होता है, जो मॉनिटर कर रहा होता है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में, कि आप इस वक्त कहां पर हैं। इवन यहां तक कि बहुत सी ऐसी जगहें जहां पर के सीसीटीवीज लगे हुए हैं वो इससे कनेक्टेड है। मतलब अगर तो आपका मोबाइल किसी भी कैमरे को यूज कर रहा है घर पे या कहीं पर भी, बहुत से लोग बच्चों को देखने के लिए जो है अपने घर के जो कैमरा होता है उसको मोबाइल पे ले लेते हैं एप्लीकेशन, वो सारा रिकॉर्ड हो जाए। जो जो आपके कैमरे से लिंक है वो आपका मोबाइल, वो सारा का सारा उसके ऊपर रिकॉर्ड हो सकता है। ठीक है। तीसरी चीज ये कि हर किस्म का मैसेज, आप एसएमएस दे रहे हैं, आप ईमेल लिख रहे हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं किसी को, आप जो जो कुछ भी कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा होता है, वो एक सर्वर के पास जाता है और वहां पर वो रिकॉर्ड हो रहा होता है। ठीक है। जिस जिस किस्म का भी मैसेज आप दे रहे हैं। फिर जो एक और चीज है जो बहुत ही खतरनाक है वो ये है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग। मसलन अगर आप पासवर्ड चेंज कर रहे हैं तो कंप्लीट स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो कर रहा होगा। इवन ये कि यूट्यूब पे आपको डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए गया, उन्होंने आपको एक पासवर्ड भेजा, वो पासवर्ड स्क्रीन पे नजर आ रहा है, वो आपने लेकर दोबारा डाला, तो बेसिकली उनको हर चीज जो स्क्रीन के ऊपर हो रही होती है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इवन द पासवर्ड आप जो एंटर कर रहे होते हैं वो भी क्लिक रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। तो आपका जो कीबोर्ड है वो वो आपके हर क्लिक को वो मोबाइल जो है वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। इसी तरह हर स्क्रीन को वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। इसके अलावा जो चीजें हैं उसके अंदर वो कैलेंडर्स को आपके रिकॉर्ड कर रहा होता है। इसके अलावा आपके सराउंड रिकॉर्डिंग, चूंकि अब मोबाइल या आईफोन और इस तरह के जो मोबाइल हैं बहुत ही स्ट्रांग हो गए हैं, वो उनके अंदर ये कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है कि वो काफी दूर तक साउंड को सुन सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर उसकी कैपेबिलिटी को और बढ़ा देता है, और वो जितनी भी सराउंड में बात हो रही होती है वो सब रिकॉर्ड हो जाती है। तो जो एप्पल ने आपको साउंड दिया है
वो तो बेसिकली साउंड के अंदर उन्होंने क्या है, नॉइस रिडक्शन बेसिकली डालने के लिए कि नॉइस ना आए, सराउंड को नहीं देखते हैं वो। लेकिन जब ये सॉफ्टवेयर चलता है तो ये क्या करता है, नॉइस को खत्म कर देता है, नॉइस रिडक्शन को खत्म कर देता है, और आसपास कम से कम 50-60 फीट जो भी बातचीत हो रही होती है वो सारी की सारी उस मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड हो सकती है। इसके अलावा फोटोज, वीडियोज, वॉइस मैसेजेस जो भी आपके सिस्टम मोबाइल पे अवेलेबल है वो सब का सब उस सर्वर को भेज देता है। ठीक है, अब ये अगला सवाल ये है कि ये फिर सर्वर जो है ये कहां पर है और ये कमांड एंड कंट्रोल क्या है। अच्छा देखें, बात ये है कि ये जो मॉनिटरिंग होती है ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर होती है, और उसमें ये ग्रुप्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं कि नंबर ऑफ पीपल हैज टू बी क्रिएटेड इन वन ग्रुप, और उस ग्रुप में जितने भी मोबाइल हैं उन सबको वो मॉनिटर करना शुरू करते हैं, और उसके ऊपर वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या एक्सेस करना है वो उसको चेंज करते हैं। क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी तो उसका जो डेटा होगा वो बहुत ज्यादा ट्रांसफर हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखें कि ये सॉफ्टवेयर बाकी सॉफ्टवेयर से डिफरेंट क्यों है, कि ये आपको कितना ही कोई टेक्निकल आदमी है वो इसको गैस करना जरा मुश्किल काम है कि इसके ऊपर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। और उसकी वजह क्या, एक तो ये कि जो कुछ ये काम कर रहा होता है उसकी जो डाटा है उसको बैकअप से डिलीट करता चला जाता है। तो आपको ये नहीं पता चलता कि अगर कोई शख्स की मोबाइल लेकर ये देखे कि कितना डाटा जो है पीछे ये इसने भेजा है, तो वहां पर वो चीज उसको नहीं मिलेगी। नंबर 2, जो टेल्को के पास डाटा जा रहा होता है, यानी वहां से ही उसके पास जाएगा ना जो इंटरनेट कनेक्शन, तो वो भी वहां पर वो जब भेज रहा होता है तो उसका कोई क्लू नहीं छोड़ता। यानी बहुत सारे सॉफ्टवेयर के अंदर आपने देखा होगा, और खुद टेलकोस का जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपको ये बताता है कि आपने इस हफ्ते या इस दिन कितना डाटा भेजा है या कितना डाटा रिसीव किया। ये करता है कि वो सारा डाटा जो है उसी तरह से क्लीन करता चला जाता है। तो बेसिकली दिस इज हैविंग अ कंप्लीट कंट्रोल ऑन योर डिवाइस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखें ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल ने बनाया है उनकी ये सारी फंक्शनैलिटी को वो कंट्रोल कर रहा होता है। अगला सवाल ये है कि हु इज यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर, बिकॉज दिस इज अ हाईली टेक्निकल सॉफ्टवेयर। यकीनी बात है इसको जब कमांड एंड कंट्रोल में इंस्टॉल किया जाता है तो काफी हार्डवेयर की जरूरत होती है, और काफी एक हाई स्पीड कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है। आपको एक हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है, उसमें कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, वो 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ मैनी पीपल इज बीइंग मॉनिटर्ड। तो उस सूरत में जो कमांड एंड कंट्रोल है वो उनकी भी ट्रेनिंग होती है। तो ये जो कंपनी है ये आकर बाकायदा उन लोगों को ट्रेंड करती है कि कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे भेजना है, कैसे रिसीव करना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे इसका बैकअप लेना है। तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के ऊपर होता है। ये ज्यादातर वो उन्होंने आज तक जो दिए हैं वो गवर्नमेंट्स को दिए, या बहुत ही हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स को दिए, जो उन्होंने आज तक नहीं बताया कि वो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स कौन है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर, ये न्यूज़ है कि गवर्नमेंट के अलावा भी दिए गए हैं लोगों को, जो कि वो एनएसए एक्सेप्ट नहीं करती कि ऐसा है। वो ये कहती हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर करते हैं। अब जो इस रीजन के अंदर कंट्रीज हैं उसमें एक इट इज नॉट कंफर्म, बट जो न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया के पास है ये सॉफ्टवेयर, यूएई के पास है ये सॉफ्टवेयर, सऊदी अरब के पास है, पाकिस्तान के पास है, बांग्लादेश के पास है। अब पाकिस्तान में तो अभी ये पेगासस का इतना ज्यादा डिस्कशन स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये डिस्कशन 1 साल पहले पूरी दुनिया में मौजूद था। दुनिया में बेशुमार ऑर्गेनाइजेशन
बेशुमार इंडिपेंडेंट चैनल्स, गार्जियन, इन लोगों ने इसका कंप्लीट रिव्यू किया था और ये बताने की पूरी दुनिया को कोशिश की थी कि देखें ये सॉफ्टवेयर आपकी सारी जो आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप फिर वर्नेबल है, 100% आप वर्नेबल हैं जो आप मोबाइल को यूज करते हुए। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये कितने लोगों के पास है, मतलब मॉनिटर हो रहा है इस वक्त दुनिया भर में, और ये सॉफ्टवेयर किन लोगों के पास है। तो ये तो नहीं बताया गया कि पर कंट्री क्या नंबर ऑफ लोग हैं, पीपल है, लेकिन उसमें ये जरूर पता है कि पिछले साल जो न्यूज रिलीज हुई वो ये थी कि 50,000 लोगों को इस वक्त पेगासस मॉनिटर कर रहा है। अब एक और सवाल ये आता है कि पाकिस्तान के अंदर ये सिनेरियो है कि अभी शायद इट्स नॉट कंफर्म कि ये, एक तो यही कंफर्म नहीं है 100% कि सिर्फ ये पेगासस सॉफ्टवेयर है, अनटिल अनलेस मुझे कहीं से ये न्यूज़ हो कि ये सॉफ्टवेयर पाकिस्तान ने लिया, कहीं से ये न्यूज़ अथेंटिकेट तो नहीं हुई, हो सकता है उनके पास कोई दूसरा सॉफ्टवेयर भी, ठीक है। लेकिन ये तयशुदा बात है कि अगर वो उनके पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो उस सूरत के अंदर तो उस सूरत में हमें ये जरूर देखना होगा कि क्या ये सिक्योर भी है, पेगासस सर्वर्स या पेगासस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हैकर से सिक्योर है कि नहीं। लास्ट ईयर एक न्यूज आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि देयर इज अ ब्रीच ऑन अ पेगासस सर्वर्स in Israel. Now, this news is not being confirmed, obviously, but एक चीज याद रखें कि डार्क वेब में जो लोग बैठे हैं, जो लोग हैकर्स हैं, उनकी नॉलेज भी उतनी ही लेवल की है जितनी की नॉलेज इस कंपनी में जो इंजीनियर्स हैं वो है। तो इस चीज को जहन में रखना चाहिए कि ये सर्वर्स हैक हो सकते हैं, ये कंप्रोमाइज हो सकते हैं, और इसकी 3 बड़ी वजूहत मैं आपको बताऊं कि जितना भी मेरा एक्सपीरियंस साइबर सिक्योरिटी के ऊपर है पिछले 30 साल का, उसमें 30 to 40% जब भी किसी भी कंपनी के अंदर हैकिंग होती है तो उसमें अंदर का आदमी इन्वॉल्व होता है। आपका अगर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो डेफिनेटली किसी अथॉरिटी के अंडर में काम कर रहा होगा। क्या उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जो डिसिप्लिन है वो ऐसा है कि वो डाटा को लीक नहीं कर सकते। तो एक जो बहुत बड़ा जरिया होता है वो ये होता है कि जहां आपका सर्वर इंस्टॉल है वहां से डाटा लीक होता है। नंबर 2 ये कि बहुत सी कंट्रीज में ये भी देखा गया कि इसको किसी और पर्पस के लिए भी यूज किया गया, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो किसी और रीजन के तहत हो, कि खुद उस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने कुछ चीजें रिलीज कर दी। यकीनी बात है वो कमांड एंड कंट्रोल ये तो नहीं बताएगा कि जी हमने ये रिलीज किया और इसका पर्पस ये था और इससे हम ये अचीव करना चाह रहे हैं। यकीनी बात है उसके पीछे कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने ये अचीव करना। तो एक किसी हद तक, बहुत थोड़ा, लेकिन कहीं ये चांस भी रहता है कि जानबूझकर हो, या फिर 40% जो केसेस होते हैं वो एम्प्लॉय खुद करता है। अब आ जाएं कि जो 30-40% जो हैकर्स करते हैं, हमें तो मालूम नहीं कि कितने बेशुमार पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या 100% साइबर सिक्योर है। और मैंने चूंकि खुद मेरा प्रोफेशन बैंकिंग का है और मैं पिछले 2 साल पाकिस्तान में गुजारे हैं, वेल से बाकी सारा पीरियड मैंने बाहर गुजारा है और अभी भी मैं बाहर ही हूं। तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी इज वेरी लो। यानी हर ऑर्गेनाइजेशन जो साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो बहुत कम करती है। वो कोशिश करती है कि सिर्फ बेसिक जो साइबर सिक्योरिटी की चीजें हैं वो कर दी जाए। नंबर 2 जो है वो ये है कि क्या हमारे नेशनल लेवल के ऊपर कोई डिफेंस सिस्टम है मौजूद।
मैं आपको एग्जांपल दूं मलेशिया की, कि मलेशिया 20 साल से यहाँ पर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एक एजेंसी है जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी मलेशिया। और साइबर सिक्योरिटी मलेशिया 20 साल से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट करती है, और इसका जो चेयरमैन होता है या तो एक्स जनरल होता है या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का डायरेक्टर जनरल होता है। और इसकी जिम्मेदारी ये है कि ये इंश्योर करे कि जो केबल वायर्स आ रहे हैं सी से, वो हम पहले प्रोटेक्ट करें कंट्री में आते ही, कि जितने भी इस तरह के मेलवेयर्स और दूसरी चीजें आ रही हैं तो हम एक नेशनल लेवल के ऊपर पहले प्रोटेक्ट करें, ठीक है। फिर उसके बाद वो दूसरी चीज आती है कि ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के ऊपर कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन कैसे पता चलेगा कि इस मुल्क की जो मुख्तलिफ बहुत खास किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्रोटेक्टेड हैं कि नहीं है, तो कोई मैकेनिज्म मुझे अभी तक तो नहीं मिला पाकिस्तान के लिए। अगर हो तो मुझे जरूर बताइएगा और नीचे कमेंट में लिखिएगा कि जहां पर कोई एक गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट चलाती हो, जैसे यहाँ पर होता है कि हर 2 साल बाद मलेशिया के अंदर वो तकरीबन 30 ऐसी कंपनीज को चूज करते हैं, जिसमें बैंक्स भी होते हैं, जिसमें ऑयल एंड गैस के होते हैं, उसमें सेंसिटिव लाइक आर्मी होती है, उसके अंदर रेलवे होती है, उसके अंदर और चीजें होती हैं। और वो उसको बगैर उन ऑर्गेनाइजेशन को बताए हुए एथिकल हैकर्स जो हैं उनको जाके अटैक करते हैं और वहां से डाटा लेते हैं, डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो देखते हैं कि आपकी रिजिलियंस क्या है, आपने किस हद तक अपने सिस्टम्स को सिक्योर किया हुआ है। अच्छा, मैं ये बात क्यों बता रहा हूं कि नेशनल लेवल के ऊपर आपका डिफेंस सिस्टम कितना है साइबर सिक्योरिटी के लिए और हैकिंग के लिए। इसलिए कि अब अगर जो वॉर है, 6th जनरेशन जिसको हम कहते हैं वॉर, जब वॉर होगी तो वो वॉर जो है वो सिर्फ जमीन एयर पे नहीं होगी। जो 5 बड़े रिस्क हैं दुनिया में इस वक्त जो मुल्कों के, उसमें से एक साइबर सिक्योरिटी, और हर मुल्क जो है साइबर सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। तो जब वॉर होगी तो जितने हैकर्स दूसरी कंट्री के होंगे जो उन्होंने ट्रेंड किए हैं, और ट्रेंड ही नहीं किए हैं बल्कि वो प्लांट किए हैं, मसलन ये कि ऑलरेडी उन्होंने आपकी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में जो मेलवेयर्स हैं वो ऑलरेडी डाले हुए हैं, वो उस दिन सिर्फ इन्वोक कर देंगे। अच्छा, ये इतनी सारी बात मैंने क्यों की है, ये इसलिए की है कि अगर तो किसी हैकर ने आपके सर्वर को हैक कर लिया है तो ये बहुत ही सीरियस बात है, बहुत ही सीरियस बात है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, आईएसआई है, वो इस चीज को अंडरस्टैंड करती होगी। और ये जो मैं अभी सुन रहा हूँ कि मीटिंग्स हो रही हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है, इसका मतलब है उन्हें इसकी सीरियसनेस का अंदाजा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके पास सिर्फ ये साइबर सिक्योरिटी मोबाइल के लिए जो है यही हैक नहीं हो सकता, आपके पास बहुत कुछ है जो हैक हो सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग। क्या हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल के ऊपर, और अगर डिटेक्ट कर सकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर हम डिटेक्ट नहीं कर सकते तो हमें क्या करना चाहिए एक आम आदमी के तौर पे। मैं कैसे ये डिटेक्ट करूं कि मेरे आईफोन के ऊपर पिगोसिस है। तो पहली बात, मैं आपको एक बैड न्यूज ये बताना चाह रहा हूं कि आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। दिस सॉफ्टवेयर इज हाईली केपेबल सॉफ्टवेयर, जिसमें आप, इवन दो अ पर्सन इज अ टेक्निकल पर्सन, वो भी डिटेक्ट नहीं कर सकेगा कि इसके ऊपर ये सॉफ्टवेयर मौजूद है। Because it works on a very deep level, it works on a RAM, it works on a come and go, so you cannot see it on a mobile। ठीक है। तो अगर ये कहें कि जी मैं आपको कहूँ ये करें, तो मैं आखिर में आपको प्रोटेक्शन के बारे में जरूर बताऊंगा कि कैसे करनी है। लेकिन मैं आपको अभी ये बता रहा हूं कि अगर मैं ये देखना चाहूं कि मेरे इस मोबाइल के ऊपर क्या सॉफ्टवेयर है, इट इज वेरी हाईली लाइकली कि मैं उसको प्रोटेक्ट देख सकूंगा। नंबर 2 ये कि
क्या मैं उसका सिम चेंज करके, उसको फैक्ट्री इंस्टॉलेशंस करके उस मोबाइल को दोबारा से यूज कर सकूंगा? आंसर इज नो। आप चाहे सिम यूज कर लें, चाहे उसकी फैक्ट्री कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दें, Pegasus is a software which is once gone into the mobile, you have to throw the mobile out in a dustbin. You cannot do anything with that software because कोई भी कंपनी अभी तक इसका तोड़ पैदा नहीं कर सकी। ठीक है, तो आप कोई तरीका ऐसा नहीं है कि जिससे आप इसको रिकवर कर सकें एक दफा होने के बाद। अच्छा, अब ये है कि पाकिस्तान में क्या Pegasus ही यूज हो रहा है या और दूसरे सॉफ्टवेयर भी यूज हो रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे, क्योंकि जब आप नेशनल डिफेंस को देखते हैं तो आप बेशुमार सॉफ्टवेयर जो हैं मार्केट के अंदर मौजूद हैं, जो कि मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा इसलिए कि इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट काइंड ऑफ थिंग, लेकिन बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं और वो भी आपको इंस्टॉल कर सकते हैं। और वो Pegasus अगर वो 100% के ऊपर है तो वो 90 और 80% के ऊपर आपको वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, अब ये बताइए कि पूरी दुनिया क्या कर रही है इस काम के लिए? देखिए, इसराइल ने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी हैज बीन स्टार्टेड सिंस 2016। गार्जियन ने प्रोग्राम किया, उन्होंने अपनी रिसर्च की, वो रिसर्च पब्लिश है, आप जाकर गार्जियन के उसके ऊपर देख सकते हैं। फिर इसके अलावा जो ब्लैक हैट है, उस कंपनी ने पूरा रिसर्च किया, जो कि मैं आपके कहीं ना कहीं इस वीडियो में देख सकेंगे। वो जो अपडेट है 2016 की है, वो काफ़ी पुरानी है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो की है MST इंटरनेशनल। MST इंटरनेशनल ने एक टूल किट बनाई है जिसका नाम है MVT। MVT एक ऐसा टूल है जो किसी हद तक आप चाहें तो फिर आपको ये पता लगा सकेंगे, और सिर्फ वो टेक्निकल लोग होंगे जो MVT ये टूल किट है उसको यूज करके, उसको प्रोग्राम करके आप उस सॉफ्टवेयर को रोक सकेंगे या उस सॉफ्टवेयर का पता चला सकेंगे कि आपके मोबाइल के ऊपर क्या है। और ये आपके समझ में आ रही होगी बात कि क्यों ये MST इंटरनेशनल ने काम किया। इसके अलावा एक और है CQ टूल। CQ टूल इज अनदर टूल किट विच इज अराउंड 200 टूल किट्स बेसिकली, जो कि ये फैसिलिटेट करता है कि आप मोबाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरह के टूल्स यूज कर सकते हैं। इसी तरह मोबाइल को प्रोटेक्ट करने की बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि सिर्फ मोबाइल के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जिस तरह से सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर है, PC को सपोर्ट करने के ऊपर सॉफ्टवेयर ना है उसके लिए सॉफ्टवेयर है, इसी तरह मोबाइल के ऊपर भी सॉफ्टवेयर है जो ना है। लेकिन चूंकि Pegasus इज अ जीरो क्लिक सॉफ्टवेयर और वो एक क्लिक पे भी इंस्टॉल हो सकता है, तो उसके लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट होगा उस सॉफ्टवेयर के लिए, क्योंकि वो उस सॉफ्टवेयर को इनेबल कर देगा, डिसेबल कर देगा, और डिसेबल करने के बाद वो खुद रिजाइड कर जाएगा उसके ऊपर। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं कि आप कैसे ना सिर्फ Pegasus बल्कि और भी किस्म के अगर कोई सॉफ्टवेयर आपके उसके ऊपर मौजूद है मोबाइल के ऊपर और आपको नहीं पता है, तो आप किन चीजों की एहतियात करें। पहली तो चीज ये कि बहुत से लोग कहते हैं कि व्हाट्सएप आए तो बगैर ये देखे कि किसका है आप क्लिक नहीं कर सकते। इट्स वेरी हार्ड टू डिटरमिन, क्योंकि आज की दुनिया में सोशल मीडिया के अंदर इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं मैसेंजर से, इससे कि बड़ा मुश्किल है कि इस चीज को कर सकें। लेकिन जो चीज आपको करने की है वो ये है कि आप ये देखें कि क्या आपके पास रेगुलर आईफोन के सॉफ्टवेयर अपग्रेड का मैसेज आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा, मसलन ये कि बाकी लोगों को पिछले 1 महीने में ये मैसेज आए हैं 2 दफा 3 दफा कि आप अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर लें, या रात को हम आपको अपग्रेड कर देंगे, अगर ये मैसेजेस आपको नहीं आ रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये ब्लॉक हो गया, आपके वो मैसेज ब्लॉक कर दिए गए हैं। और जो पुराने वर्नेबिलिटी मौजूद है, यानी जो
आपकी डे जीरो वर्नेबिलिटी के बेसिस के ऊपर जो उसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया गया है, उसके ऊपर वो नहीं चाहते कि दूसरा नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो, तो वो क्या होगा कि आपको इंस्टॉल नहीं करने देगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप मैनुअली, दूसरा तरीका ये है कि आप मैनुअली इसे अपग्रेड कर लें, और अगर आप मैनुअली भी नहीं कर पाए तो आप समझ जाइए कि इसके ऊपर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड नहीं करने दे रहा है। तो ये एक टेक्निक है जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं कि भाई तुम्हारे आईफोन के ऊपर लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, आप अपना देखें कि आपका वर्जन कौन सा है। तो आप कोशिश करें, और दूसरे प्रोटेक्शन के लिए ये कि आप जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम आईफोन कहता है कि ये नया सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लें, आप कर लें उसको इंस्टॉल। इसलिए कि ये बहुत जरूरी है कि बहुत सारी ऐसी जीरो डे वर्नेबिलिटीज जो पिछले सॉफ्टवेयर में थी वो उन्होंने उसको ब्लॉक किए, उन बग्स को रिकवर किया। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बना